Good morning, students. So, yesterday we discussed about the electrical field intensity in the three different regions of infinite parallel sheets having charges of same surface charge density or having a different surface charge density. So, in that case, we considered two parallel sheets. ठीक है, टू पैरेलल शीट्स वी आर कंसिडरिंग और वहाँ पे हमने ये कंसिडर किया था कि इफ़ टू प्लेट्स हैविंग सेम चार्जेस, ठीक है, बट द साइन ऑफ द चार्जेस आर डिफरेंट, मीन्स one plate possess a positive charge and in the second plate there is a negative charges, ठीक है, and in first plate if we have a equal number of plus charge as compared to the सेकेंड प्लेट, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जो आपके थ्री रीजन्स बनते हैं, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस था कि जिसमें हमने दो प्लेट्स कंसीडर की थी जिसमें साइन सेम थे बट मैग्नीट्यूड डिफ़र कर रहा था। तो हमारे पास थ्री इलेक्ट्रिकल फील्ड वैल्यू आती है 1, 2, 3 में। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो था, जो आपने लर्न करना है और उसको याद रखना है, जो कि था कि जब हमारे पास दो शीट्स आती है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो होती है सेम होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है, बट एक में प्लस साइन होता है और एक में माइनस साइन होता है। तो हम ये देखते हैं कि इन द फर्स्ट रीजन और इन द थर्ड रीजन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है, इन दैट केस। एंड इन बिटवीन दीज टू पैरेलल शीट्स वी हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड ई दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन जब हम सिंगल शीट लेते हैं तो उस केस में चाहे यहाँ खड़े हो जाओ एंड यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज सेम, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ सिंगल शीट। बट इफ़ वी हैव टू पैरेलल शीट्स हैविंग प्लस चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, तो सेंटर में कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप लर्न करेंगे, और सिग्मा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट मीन्स सेम, और सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। क्लियर? सो टुडे आवर टॉपिक इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली, इसमें यूनिफॉर्मली है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है। देयर इज़ एक आपके पास न्यूमेरिक आर्टिकल आता है जिसमें स्फीयर होते हैं, ठीक है। शेल मीन्स होलो, ठीक है। आपके पास एक स्फेरिकल शेल बोला है, तो स्फेरिकल शेल मीन्स लाइक अ प्लास्टिक बॉल, ठीक है। जो प्लास्टिक बॉल सेंटर से कैसी होती है, खाली होती है, ठीक है। तो आप जब भी आपको शेल बोला है तो याद रखिए शेल मीन्स जो भी आपका बॉडी आप कंसीडर करोगे वो अंदर से कैसी है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है वो, ठीक है। या तो हम शेल बोलते हैं उसको या फिर हम उसको होलो स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। कई बार उसमें सॉलिड स्फीयर बोला होता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर मीन्स लाइक अ रबड़ बॉल, ठीक है। सॉलिड स्फीयर मतलब रबड़ बॉल, जो आप स्फीयर कंसीडर करोगे वो अंदर से पूरा फिल्ड है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हमने होलो स्फीयर कंसीडर किए। तो आपके पास ये आप इसको प्लास्टिक, जबकि ये प्लास्टिक बॉल नहीं है, ये आपकी सॉलिड स्फीयर की स्पंज की बॉल है ये, तो अंदर से तो ये फील्ड होगी, तो आप इसको कंसीडर करो कि ये प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक की बॉल है ये आपके होलो स्फीयर के एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है। ये होलो स्फीयर का एग्जाम्पल है आपके पास। अब आपने क्या करना है, एक आपने होलो स्फीयर लेना है और उस होलो स्फीयर के आपने 3 पॉइंट पे, जो आपका होलो स्फीयर है जैसे ये, इसकी आपने सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आपके पास एक प्लास्टिक की बॉल दी होगी और आपको बोला जाएगा कि उस पर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो अंदर से तो वो बिल्कुल खाली है, तो आप खाली हवा में थोड़ा ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उसके सरफेस पे ही चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आपने इस बॉल के कहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ओवर द सरफेस, ठीक है। और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। जब हम सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन वी हैव सिग्मा, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। याद रखिएगा इसमें हम सिग्मा यूज़ करेंगे। अगर वायर कंसीडर की थी तो लेंथ में किया था तो हमने लैम्डा कंसीडर किया था, ठीक है। तो आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है, बॉल नहीं आपने कंसीडर करना है होलो स्फीयर, ठीक है। इसकी आपने सरफेस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस चार्ज किया है तो आपकी सिग्मा की वैल्यू जो है, जो आप सिग्मा लोगे, तो आपको बताया था इफ़ यू डिस्ट्रीब्यूट प्लस चार्ज तो सिग्मा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो सिग्मा इज़ लेस देन 0।
ठीक है। तो आपने 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी होती है, ठीक है। इसके फर्स्ट है आपके पास आउटसाइड द शेल, ये आपके पास ये बॉल है, ठीक है, स्फीयर है, जिसके सरफेस पे, अभी सर्कल नहीं है स्फीयर है, इसके पूरे सरफेस पे आपने क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्यू। तो आपने एक चीज़ निकालनी है। अब आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे, यहाँ जैसे एक, आप यहाँ भी ले सकते हो, कहीं पे भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, पर शेल के कहाँ कंसीडर करना है, बाहर, ठीक है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया एंड यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्फीयर। इस स्फीयर की वजह से इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। फिर सेकंड केस पे आप सरफेस पे आ जाओगे कि सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी, और थर्ड केस में इनसाइड द शेल, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है, अगर भी आपने फ्लक्स निकालना हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, सो वी हैव ओनली वन थ्योरम, दैट इज़ अ गॉस थ्योरम, ठीक है। सो यू हैव टू अप्लाई द गॉस थ्योरम। तो जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो गॉस थ्योरम के लिए आपको सरफेस बनाना पड़ता है। तो जब आप सरफेस बनाओगे तो सरफेस के लिए आपको फील्ड लाइंस का पता होना चाहिए। तो ये आपके पास, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे चुकी हूँ। अगर आपके पास ये एक स्फीयर है जिसके सरफेस पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनानी है, तो सब प्लस चार्ज है। अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ प्लेस करोगे तो प्लस के पास थोड़े ना आएगा, वो दूर ही जाएगा, तो डायरेक्शन क्या बनेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है जो कहाँ से निकल रही है, सेंटर से नहीं निकल रही है। चार्ज आपने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, सरफेस पे। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी, वो फ्रॉम द सरफेस होंगी, याद रखना, ठीक है, सरफेस से निकलेंगी, ठीक है। सेकंड आपने कहाँ लिया, जैसे ये है, ये आपके पास नेक्स्ट, ठीक है। आपने ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले लेने हैं, ये ले लिया, यहाँ से भी बाहर ही निकलेंगी। तो आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से, अब आपके यहाँ से 4 थोड़े ना निकलेंगी, बड़ी सारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होंगी जो निकलेंगी। ये नेक्स्ट, ऐसा करके इस स्फीयर के हर एक पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से भी निकलेंगी। ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या चीज़ शो कर रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अंदर से नहीं है, याद रखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आप यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे, सेंटर से नहीं। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है जो इस स्फीयर से निकल रही है, क्योंकि प्लस चार्ज है इसके पास। अब आपने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो बहुत सिंपल, यू हैव टू ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। गॉसियन सरफेस में से जितनी भी फील्ड लाइन है, ठीक है, वो 90 डिग्री उसके सरफेस के नॉर्मली क्रॉस करनी चाहिए, तभी वो फ्लक्स बनेगा। और सेकंड चीज़, जो आप स्फीयर कंसीडर करोगे या कोई भी आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं, ये मेरे पास एक स्फीयर है, प्लस चार्ज है, और ये उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और आपको मैंने बोला इसके अराउंड आप इलेक्ट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो गॉसियन सरफेस का शेप कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जितनी भी बन रही है वो सारी की सारी उस सरफेस के 90 डिग्री पे क्रॉस करनी चाहिए। तो आप इसके अराउंड क्या बनाओगे, एक और स्फीयर बना दो, ठीक है। जब आप इस बॉल के अराउंड एक और स्फीयर बना दोगे, तो उस स्फीयर में से ये सारी की सारी फील्ड लाइन कितनी डिग्री पे क्रॉस करेंगी, 90 पे, ठीक है। यानी कि वो जो आप एक और स्फीयर बनाओगे, हाइपोथेटिकल स्फीयर, वो हाइपोथेटिकल स्फीयर जो है वो किसकी तरह कंसीडर होगा, एज अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आपके पास जब आप इस पी पॉइंट पे निकालोगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कहाँ निकल रही है, ऐसे बाहर को निकल रही है सारी की सारी। तो आपने पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाना है, तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फीयर बनेगा, ठीक है। जिस स्फीयर से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कैसे निकल रही है, ये आपके पास आ गया, इसके सरफेस से निकलेंगी। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, ये आ गई नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल, 2 डायमेंशन लग रहा है यहाँ पे, जबकि ये 3 डायमेंशन पिक्चर है। ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आ गई, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के रेडियस को मैंने r कंसीडर किया है, लेकिन ये जो मैंने बाहर बनाया है, ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब ये भी आपका स्फेरिकल शेप है, और गॉसियन सरफेस भी आपका एज ए स्फेरिकल सरफेस ही बना। तो जो स्फीयर बना गॉसियन सरफेस, उसका भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो लेट गॉसियन सरफेस के रेडियस को मैंने स्मॉल r कंसीडर किया,
ठीक है, ध्यान रखना स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर कंसीडर किया है। ठीक है, तो आपने जब गॉस थ्योरम लगानी होती है तो जब आप स्फीयर कंसीडर करोगे, मैं आपको गॉस थ्योरम में भी कर चुकी हूँ, तो ये बाहर वाला स्फीयर कंसीडर करो आप। ठीक है, पहले मैंने इसको क्या कंसीडर करवाया था, ऐसा जैसा। अब जब आप बाहर वाला सरफेस देख रहे हो, गॉसियन सरफेस, जब इसमें से नॉर्मली निकल रही है तो गॉसियन सरफेस में से भी तो परपेंडिकुलर ही निकल रही है, जैसे गॉस थ्योरम करवाई थी आपको। तो अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करूँ गॉसियन सरफेस का, सरफेस है ना आपका गॉसियन, अब इसको गॉसियन सरफेस कंसीडर करो जो बाहर वाला है, क्योंकि बाहर वाले से भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। तो अगर आप उसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करो ये, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो ds है, और आपको बताया था एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड होता है, तो वो बाहर को निकलेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन भी बाहर को और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर को। ठीक है, तो दोनों कौन सी एंगल पे काम कर रहे हैं, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप इस गॉसियन सरफेस का ये छोटा सा पार्ट ले लो, तो इसका एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन भी बाहर की तरफ है। यानी कि आप जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, उस गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, वो स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, उसके किसी भी पार्ट पे आप खड़े हो जाओगे तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है। यहाँ खड़े हो जाओगे वो सेम डायरेक्शन में ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप जहाँ मर्जी खड़े हो जाओ, द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर ओवर दिस गॉसियन सरफेस इज रिमेन सेम। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 0 डिग्री का। तो मैंने गॉस थ्योरम अप्लाई कर दी। ठीक है, ध्यान रखना गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है, सो आई एम अप्लाइंग द गॉस थ्योरम विच इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और सर्कल आपको पता है क्लोज है, तो मैंने आपको बताया था कभी हमें क्लोज लेना पड़ता है, कभी हमें ओपन लेना पड़ता है। तो ओपन हम कब लेते हैं, जब एंगल गॉसियन सरफेस पे, याद रखना गॉसियन सरफेस पे वेरी कर जाता है। जैसे सिलेंडर के केस में फ्लैट सरफेसेस में कुछ और होता है, स्फेरिकल में कुछ और होता है। लेकिन अगर एंगल किसी गॉसियन सरफेस में एक जैसा रहे, जैसे यहाँ स्फेरिकल शेप में, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, ई और डी एस में ऑलवेज एंगल कितने डिग्री का फॉर्म होगा, 0 का। तो हमें ओपन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम जहाँ यहाँ खड़े हो जाएंगे तब भी ई डी एस कॉस 0 ही बनेगा, यहाँ खड़े हो जाएंगे तब भी ई डी एस कॉस 0, यहाँ पे भी ई डी एस कॉस 0 ही बनेगा, यानी कि एंगल सेम रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लोज ही रखेंगे। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बना, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर ये आपके पास स्फीयर है, इस स्फीयर पे कितना चार्ज एनक्लोज किया आपने, क्यू चार्ज। ठीक है, सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये हमने अभी निकालना है। ठीक है, इसमें से ई डी एस एज इट इज़ रहेगा, क्यू बाय एप्स कॉस 0 1 होता है। अब इस स्फीयर में देखो, यहाँ से और यहाँ के बीच का डिस्टेंस एक जैसे ही है, तो आप इस स्फीयर से गॉसियन सरफेस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इन चार्जेस की वजह से, यहाँ पे भी इसी की वजह से है। तो इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी होगी, एक जैसी। तो आप इंटीग्रेशन के उसको बाहर रखेंगे, तो आपके पास आएगा ई डी एस क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपने जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, आपने ध्यान रखना है जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, बड़े सारे डीएस जोड़ोगे तो आपका एक सरफेस बनेगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम यहाँ पे डीएस की इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका सरफेस बनेगा। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे ई डॉट डी एस लगाते हो, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड और डीएस के बीच में एंगल बनता है, लेकिन किस सरफेस पे बनता है, गॉसियन सरफेस पे बनता है। ठीक है, स्फीयर पे नहीं बनेगा, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया होगा उस पॉइंट पे बनेगा। तो जब आप ई लगा रहे हो, ठीक है, डीएस लिख रहे हो, तो ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है ओवर द गॉसियन सरफेस, डीएस एरिया वेक्टर है, छोटा सा एरिया पार्ट है किसका, गॉसियन सरफेस का। तो जब आप डीएस की इंटीग्रेशन करोगे तो जब छोटे छोटे डीएस मिलेंगे तो वो पूरा सरफेस बनाएगा, लेकिन किसका, इस स्फीयर का नहीं बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, क्योंकि डीएस किसका पार्ट है, गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो सरफेस एरिया जो बनेगा, क्योंकि पूरा सरफेस बनेगा, तो आपका स्फेरिकल शेप बनेगा, तो स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया वेक्टर लेते हैं ना आप, तो आपके पास स्फीयर बनेगा। तो वहाँ पे उस स्फीयर का जो आप एरिया डालोगे वो इस वाले का नहीं डालना है, गॉसियन सरफेस का डालना है, ये याद रखना। इट इज़ द
एरिया मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो जब आप इसको करोगे तो आपके पास बनेगा E इंटू एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E तो वैसे ही रहेगा, S की वैल्यू, छोटे छोटे पार्ट जुड़े, गॉसियन सरफेस बन गया। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया स्फीयर है विच इज़ इक्वल टू 4 पाई। अब कन्फ्यूजन, स्मॉल आर की कैपिटल आर, तो स्मॉल आर जो है वो गॉसियन सरफेस का रेडियस है और कैपिटल आर शेल का। हमें तो गॉसियन सरफेस का एरिया चाहिए, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बनेगा। बस ये मैं यहाँ स्टार लगा रही हूँ ताकि आपने ध्यान रखना है। ये किसका सरफेस एरिया है? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्लियर? इट इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो पी पॉइंट पे फॉर्मूला क्या बनेगा? ये डिनोमिनेटर में ये आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? और ये यहाँ तक भी सफिशेंट है, लेकिन इसको और फर्दर आपने एक्सीड करना हो तो आपने क्यू की वैल्यू डालनी है। तो हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। चार्ज कितने, अब याद रखना सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज किस पे बांटा है? तो चार्ज आपने गॉसियन सरफेस पे नहीं बांटा है, चार्ज आपने किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है? शेल पे। तो यहाँ पे सिग्मा जो निकलेगा वो शेल का निकलेगा। शेल पे कितना चार्ज है और शेल का एरिया कितना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एरिया मैंने गॉसियन सरफेस का लगाया है क्योंकि ये एरिया वेक्टर गॉस थ्योरम आप गॉसियन सरफेस पे लगाते हो, और यहाँ पे चार्ज आपने गॉसियन सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, शेल पे किया है। तो ये याद रखना, ये आपके पास जो भी पार्ट बनेगा वो शेल का बनेगा। ये भी स्टार पॉइंट, ध्यान रखना है इसको। तो सिग्मा मेरे पास एज इट इज़ आ गया, क्यू वैसे। अब एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई, बट स्मॉल आर की कैपिटल आर, तो शेल का रखना है। शेल का रेडियस कितना है? आर स्क्वेयर। यहाँ से मेरे पास क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर आ गया, ठीक है। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, तो आपके पास क्यू आ गया। तो आपकी देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वेयर सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। मैंने क्यू की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला जो आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसमें से ध्यान से देखो, जो पिछला पार्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी चलता है और अगला फॉर्मूला भी चलता है। क्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज तो आपने एक ही बांटा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल आर वेरिएबल है। अगर आप पॉइंट पी यहाँ ले रहे हो, यहाँ है, तो ये कितने डिस्टेंस पे पी पॉइंट जो है, जो आपने पी पॉइंट कंसीडर किया है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे कंसीडर किया हमने? आर पे, ठीक है। तो अगर आप पी पॉइंट यहाँ ले जाओगे तो आर वेरी करेगा, यानी कि आप इस शेल से जितने लॉन्गर डिस्टेंस पे जाओगे आर बढ़ता जाएगा, और अगर आर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ई की वैल्यू कम होती जाएगी। ये सिंपल सी बात है, ये यहाँ से देख लो आप, ठीक है। ये आपके पास शेल है, और मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्प्रेड होती जाएंगी, ठीक है, दूर दूर होती जाएंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। जब आप सरफेस पे खड़े होंगे, ये सरफेस पे खड़े हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पे और इसमें देखो इतना सा गैप है, लेकिन जब ये बाहर को स्प्रेड करेंगी, मूव करेंगी, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा। यहाँ पे खड़े हैं हम सरफेस में, इनके बीच में डिस्टेंस सबसे कम पास पास होंगी, लेकिन आप स्फीयर से दूर चले जाओगे तो उनके बीच में गैप इंक्रीज करता जाएगा। तो जब जितना गैप इंक्रीज कर जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। वही आप फॉर्मूले से देख रहे हो, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज द आर देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज्ड, ठीक है। दूसरा आपके पास ये आया, सिग्मा भी कांस्टेंट है, सरफेस चार्ज आपने बराबर बांटा है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, आर, ठीक है। आर क्या चीज़ है? शेल का रेडियस। शेल तो वैसे ही रहेगा, उसमें क्या चेंज आएगा? शेल का आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म आर है, ठीक है। तो यहाँ से भी वही फॉर्मूला बना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल है। तो इस केस में ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आती है, ठीक है। क्लियर?
अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एट द सरफेस ऑफ द शेल। अब सेकंड पार्ट निकालना है अपने शेल पे। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि जैसे ही आप शेल के सरफेस से दूर जाते हो, पॉइंट पी आप दूर लेते हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, क्योंकि आर पे डिपेंड करता है। अब सरफेस पे क्या होता है, ये आ गया आपके पास शेल, ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, वही सेम शेल है, इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। अब आपने सरफेस पे कंसीडर करना है कि सरफेस पे क्या होगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ होगी, बिना कैलकुलेशन के देख लो। आपको मैंने बताया ये सरफेस है, सरफेस पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है वो ओरिजिनेट ही सरफेस से हो रही हैं, यानी कि सबसे कम डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पे बॉल के या स्फीयर के सरफेस पे ही होगा। जैसे ही आप, क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, आपने सरफेस पे चार्ज बांटा है तो सारी फील्ड लाइन सरफेस से ही निकलेंगी। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड वहाँ होती है जहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास पास होती हैं। तो सबसे ज़्यादा पास कहाँ है, वो सरफेस पे ही है, और सरफेस के बाहर वो कम होती जाती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ आउटसाइड द स्फीयर कम होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, स्फीयर के ऊपर, ठीक है। यानी कि पी पॉइंट, अब आपने सरफेस पे देखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू सरफेस पे कितनी होती है, तो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम होनी चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि सारी फील्ड लाइन सरफेस से ही निकलती हैं, तो पास पास यही होंगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा यहीं आएगी, ठीक है। अब आपने निकाला, अब पिछले में आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर किया था, गॉसियन सरफेस का रेडियस जो था वो शेल के रेडियस से बड़ा था क्योंकि बाहर लिया था। अब पी पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, सरफेस के ऊपर ही आ गया। अब जब आप सरफेस के ऊपर ही पॉइंट कंसीडर कर रहे हो, ये चार्ज मैंने बाहर बनाए हैं, लेकिन बाहर नहीं है, सरफेस के अंदर ही है, सरफेस के ऊपर ही है। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया जो इस सरफेस के ऊपर ही आएगा, ये आएगा। अब गॉसियन सरफेस इसी के ऊपर, ऐसे सरफेस ऐसे बंद कर देना, ऐसे ऐसे है, ठीक है, इसी के ऊपर आएगा ऐसे करके। तो अब जब आप इसके ऊपर गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है, ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, तो जब आप इसके ऊपर गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करोगे तो वो कैसा बनेगा, ऐसा, इसी के ऊपर, ठीक है, ये इसी के ऊपर गॉसियन सरफेस आ जाएगा। तो जब आप अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ये गॉसियन सरफेस है। अब गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर से कंसीडर करते थे ना, अब स्मॉल आर किसके बराबर आएगा, आर के बराबर, क्योंकि उसी के ऊपर है। अब इसी के ऊपर है गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस के ने सारे चार्ज अपने अंदर एनक्लोज किए हुए हैं, तो यहाँ पे स्मॉल आर जो है गॉसियन सरफेस का रेडियस कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट एनक्लोज लिखा है, तो यहाँ पे गॉस थ्योरम, या सिंपल सी बात है, ये लगा दो, स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, कैपिटल आर, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी, शॉर्टकट करना है तो, लेकिन सॉल्व करना है तो ऐसे आएगा, ई डॉट डी एस, गॉस थ्योरम लगाई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे फील्ड लाइन सारी यहीं से निकल रही हैं, ऐसे सरफेस से, ये इलेक्ट्रिकल, इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करोगे तो डी एस भी ऐसे ही आएगा, स्फेयर ही तो है, तो 0 डिग्री का एंगल, ई डी एस ओपन किया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्ज में कोई वेरिएशन थोड़े ना, चार्ज तो वैसे ही है, तो आपको पीछे निकाला है सिग्मा बाय क्यू बाय ए, यहाँ से क्यू। अब एरिया किसका निकालना है, जिस पे आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो शेल पे किया है, तो शेल का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ से क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया। तो इसको जब ओपन किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके हर एक पॉइंट पे एक जैसी है, कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप फिर से वही करेंगे, अब फिर से एक गलती वाला पॉइंट, डी एस। अब आप गॉसियन सरफेस को, अब मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर होता है, तो अब आपने गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर जोड़ना है, तो एरिया वेक्टर जब गॉसियन सरफेस का जोड़ोगे तो गॉसियन सरफेस बनेगा पूरा का पूरा। तो आपने यहाँ पे एरिया गॉसियन सरफेस का लगाना है, तो गॉसियन सरफेस जो है अब इसके ऊपर ही है, जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस का जब आप अब लगाओगे तो इट इज़ इक्वल टू 4 पाई, लास्ट केस में गॉसियन सरफेस का रेडियस जो था वो आर था, ठीक है, और आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी थी, तो मैंने यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लगाया था गॉसियन सरफेस का रेडियस। और अब इस केस में गॉसियन सरफेस शेल के ऊपर ही है, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है वो कैपिटल आर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये किसका सरफेस एरिया है, इट इज़ द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये ध्यान रखना, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ से फिर वही चीज़ E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये आया आपके पास थर्ड फॉर्मूला। पिछले केस में देखो स्मॉल r था और अब क्या है कैपिटल R। ठीक है, और करके अगर आप वैल्यू पुट करो E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू 4πr², ये वैल्यू अपॉन R का स्क्वायर, R² से R², 4π से 4π कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा/ε0 जो यहाँ बताया था। स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा सिग्मा/ε0। आप ध्यान से देखो सिग्मा भी कांस्टेंट, ε0 भी कांस्टेंट। यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म थी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो थी वो वेरिएबल थी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म थी। स्फीयर के यहाँ पे सबसे ज़्यादा, आगे जब बढ़ोगे तो कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे कैसा नंबर आया है कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसकी आगे कम होती जा रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड, आर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो रही है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ होगी सरफेस पे ही होगी। तो ये सरफेस पे वैल्यू आई जो कि कांस्टेंट है, और उस वैल्यू को हमने क्या लिखा मैक्सिमम। ठीक है, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है। और लास्ट पार्ट एट द इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल, शेल के अंदर, तो यहाँ जैसे पॉइंट लेना है। अब गॉसियन सरफेस में हमें लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे लाइंस तो सरफेस से निकल रही हैं, सरफेस के अंदर तो कुछ भी नहीं है, शेल के अंदर कुछ नहीं है, तो हमने हाइपोथेटिकल स्फेरिकल पार्ट यहाँ कंसीडर कर लिया। ठीक है, जिसका रेडियस मैंने लिखा r'। ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपके पास गॉसियन सरफेस। तो अब मैंने गॉसियन सरफेस का रेडियस r' लिया है। ठीक है, इस केस में r' इज लेस देन क्या है r के। सेम लिख लेना है इसमें, ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r' वेयर्स r' इज लेस देन r, ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये आपका गॉसियन सरफेस बन गया, लेकिन क्या इसमें गॉसियन सरफेस में इस सरफेस के अंदर चार्जेस आ रहे हैं? चार्जेस तो सिर्फ आपके स्फीयर के सरफेस पे ही है, अंदर तो खाली है, प्लास्टिक की बॉल है, अंदर तो कोई भी चार्जेस नहीं है। यानी कि जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे E.ds इज इक्वल टू Q/ε0, तो इन दिस केस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है 0, सो E.ds कितना बन जाएगा आपके पास 0। किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का, क्योंकि इसको ओपन करते हैं आप, तो आपके पास क्या बनता है E.ds cos थीटा, थीटा ही लिखा मैंने 0। तो अब आपके पास ये पता करना है कि आपके पास ये टर्म्स जो है वो 0 कब होंगी। तो आपके पास दो नंबर्स ये हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा नंबर ही आपका 0 कंसीडर होगा। ठीक है, पूरा नंबर आपका 0 बन जाएगा। तो आपके पास देखो ds क्या चीज़ होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर, लेकिन यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस तो कंसीडर किया ही है, गॉसियन सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर तो होगा ही होगा, जिसको मैंने ds लिखा। तो जो आप गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हो उसका एरिया वेक्टर जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रही हूँ। अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है तो उसका कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर भी होगा। तो गॉसियन सरफेस का, ठीक है, ये मैंने किसका लिखा है गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन दोनों में से एक चीज़ तो 0 होगी। ठीक है, जैसे हम एम ए लिखते थे, एफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो मास तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि मास और एक्सलेशन में से क्या चीज़ 0 होगी? अगर आपको फोर्स को 0 बनाना है, उन दोनों के प्रोडक्ट को 0 बनाना है। ठीक है, जैसे लिखते थे ना 11th में करते थे हम, एफ इज इक्वल टू एम ए, इन दोनों के प्रोडक्ट ये 0 है, तो इसमें से ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए। तो मास तो नहीं 0 हो सकता, तो क्या चीज़ 0 होगी? एक्सीलेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी है, एरिया वेक्टर गॉसियन सरफेस का 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस बनाया है तो एरिया वेक्टर भी होगा ही होगा। सरफेस बना है तो सरफेस का छोटा सा पार्ट तो होगा ही होगा। तो क्या चीज़ हो सकती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो ये 0 होगी। ठीक है, यानी कि आपके इस शेल के अंदर जब चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं, इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या चीज़ नहीं होगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक शेल लेते हैं जिसके सरफेस पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये शेल है, इसका रेडियस है, तो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है? 0। सरफेस पे कैसी होती है? मैक्सिमम। और आउटसाइड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है।
ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।